आर गोइंग टू गिव 12th क्लास एग्जामिनेशन। जो ICSE बोर्ड से हैं उन लोगों के लिए ये सैम्पल पेपर 2023 है केमिस्ट्री का, जिसको हम सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, इन दिस यू विल गेट फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स क्वेश्चन, जिनके ऑप्शंस आपको टॉप पर गिवन होंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से चूज़ करके आपको फिल करना होता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट इनटू एंड देन इनटू। तो पहले वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होते हैं, देन दीज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड्स एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, द इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज हाईली डैश ड्यू टू डैश एनर्जी। तो ये क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से है, जिसमें एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू हाई एनर्जी। ड्यू टू हाई एनर्जी, जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड उतना ही अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अनस्टेबल ड्यू टू हाई एनर्जी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, your third question is the coordination number and the oxidation number of K4FeCN6 R डैश एंड डैश। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, आप जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 6 में से अगर यहाँ पे +4 -6 तो +2 विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर, +2 will be the oxidation number. 6 and 2 will be the answer of these questions. Now come to the fourth question. Your fourth question is propanone on reaction with जिंक अमलगम। जिंक अमलगम होता है जिंक के साथ, जब भी किसी भी मेटल के साथ अगर आप मरकरी लेते हैं तो उसे अमलगम कहते हैं। तो जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl गिव्स डैश एंड द रिएक्शन इज नोन एज। तो यहाँ पर जिंक अमलगम से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्केन मिलता है, यानी कि अगर 3 कार्बन का प्रोपेनोन है तो इट विल, इसमें क्या होता है, COO ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू CH2 ग्रुप। तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रोपेन बनेगा, और इस रिएक्शन को हम क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। नाउ these are the 4 fill-ups. After that you will get 7 MCQ type questions. Out of them, first is here. First question is here. This is the reaction of primary amine with chloroform and ethanol lick KOH is known as. तो this reaction is known as carbylamine reaction. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, you will definitely get this reaction. हम कहेंगे ये 100% किसी ना किसी फॉर्म में आपको एग्जाम में मिलेगी। तो ये जब कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन्स को हीट किया जाता है विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, एल्कोहलिक KOH, तो हमें आइसोसाइनाइड मिलता है। द रिएक्शन इज ऑल्सो हियर। यहाँ हमने इथाइल अमीन की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करी तो इथाइल आइसोसाइनाइड KCl एंड हाइड्रोजन गैस मिल गई। यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, इट इज़ वाटर बेटा, सो डू लिटिल करेक्शन, इट विल बी वाटर। तो हमें इथाइल आइसोसाइनाइड KCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो दिस इज द फर्स्ट MCQ। नाउ सेकेंड MCQ इज हियर। दिस इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है ये। तो यहाँ पे आपको बताना है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। दिस इज रॉन्ग बिकॉज जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड गिव्स electrons. So electrons move from zinc to copper electrode. Second is the current flows from zinc electrode to copper electrode. So it is also correct, incorrect. Third is the cations move towards copper. तो अभी आपने बात करी cations move करते हैं towards the electrode and जिससे कि copper न्यूट्रलाइज हो जाता है और सॉलिड की फॉर्म में इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है। Here is the reaction. Galvanic cell following reactions are here. Zinc plus copper gives zinc 2 positive plus copper. एनोड पर जिंक ऑक्सीडाइज होता है कॉपर पर, कैथोड पर कॉपर रिड्यूस होता है, और इस सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एनोड टू कैथोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जबकि करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर कैथोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड से एनोड की साइड इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो होता है, जबकि इलेक्ट्रोड जो होते हैं इलेक्ट्रोड में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो एनोड टू कैथोड होता है। तो यहाँ पे कॉपर टू पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड। कैटायंस क्या है, कॉपर आयन। तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर
ये हो जाएगा आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। तो जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे वो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक होगा। क्रोमियम में लास्ट में D5 एंड 4s1 होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। MnO4 का भी केस कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ भी होंगे। क्रोमियम है तो यहाँ पर जिंक ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और यहाँ पर जिंक +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, मैं ही प्रेजेंट है यानी कि D10 प्रेजेंट है, ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई ZnSO4 इज डायमैग्नेटिक एज वेल एज कलरलेस। इज इट क्लियर? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, रीजन अगर पूछता है तो जिंक 2 पॉजिटिव स्टेट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज proportional to the initial concentration, number 2 inversely proportional to the initial concentration, number C proportional to the square root of the initial concentration, या independent of the initial concentration. Here are 4 options. This is option number D. Here is little correction. तो आपका D option will be correct. Independent on the initial concentration. ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है T12 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K। यहाँ पर K कांस्टेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज मैचिंग टाइप क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर प्रोटीन, यानी कि ये मिक्स या प्योरली हम कह सकते हैं कि ये 3 चैप्टर से 3 या 4 चैप्टर से हो जाता है। EDTA आपका आएगा लिगैंड वाले चैप्टर में यानी कि कोऑर्डिनेशन, फिनॉल वाले चैप्टर से आइडियल सॉल्यूशन से, और इंसुलिन अमीनो एसिड, यानी कि एक मिक्स क्वेश्चन है फ्रॉम द 4th चैप्टर से जिसमें मैचिंग दी है। फिनॉल क्या होता है, एक एजोडाई का फॉर्मेशन करता है। फिनॉल इज फॉर्म एजोडाई। EDTA इज अ हेक्साडेंटेड लिगैंड। इससे काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में किसी न किसी फॉर्म में। आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन एंड इंसुलिन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सो आंसर विल बी in this, whatever is the answer you choose yourself. Okay, so all answers are here. Now here is the assertion and reasoning type question. This is the assertion and reasoning type question because you will get 2 assertion and reasoning type questions. This question is from the chapter electrochemistry. First assertion is given here: if a solution contains both H plus and Na positive ions, the H positive ions are reduced first at cathode. पहला बात। दूसरे रीजन दिया है कैटायंस द विद हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आर रिड्यूस्ड फर्स्ट एट कैथोड। तो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, यानी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है। मैं आगे जा ही नहीं रही हूँ। रीजन क्या है, देखिए कि आपको पता है अगर सोडियम और हाइड्रोजन की बात करें तो इन रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सोडियम इज above of the hydrogen, so it will be oxidized and hydrogen will be reduced. तो पहला था if a solution contain H positive and Na positive ions, H ions are reduced, तो it is correct. कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, and sodium is oxidized and reason is cations with higher electrode potential. इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो हायर होता है -0.271, तो it will be higher, it will sorry ये तो कम होता है सोडियम का, जबकि हाइड्रोजन का क्या होता है, हायर होता है, 0 होता है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो ये क्या होगा, कैथोड पर रिड्यूस हो जाएगा। सो असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो नेक्स्ट assertion and reasoning is from the chapter optical. Okay, butene. Addition of bromine, haloalkane, haloarine से you can consider it. Addition of bromine water to 1 butene gives 2 optical isomers. The product formed contains 2 asymmetric carbons. अब देखिए ब्यूटीन क्या होती है, ब्यूटीन जरा चेक करेंगे आप, CH3 1 ब्यूटीन की बात की है इसने, तो थोड़ा सा मैं इसको रफ करूंगी, देन वी विल सी। ब्यूटीन हो गया हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि Br2 से रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और दोनों कार्बन पर क्या आ जाएगा आपका, ओके रिएक्शन इज गिवन हेयर, तो हमें ज़्यादा वो करना नहीं था। यहाँ पर जो हमें मिलेगा एक कायरल कार्बन मिलेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे रहा है, यहाँ भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दे रहा है, जिससे कि आपका पहला जो पार्ट है यानी कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टू ब्यूट 1 गिव्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन इज करेक्ट। द प्रोडक्ट फॉर्म कंटेन 2 एसिमेट्रिक कार्बन, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो 2 एसिमेट्रिक नहीं, 2 आइसोमर्स बन रहे हैं, R एंड S या D, आप लोग D एंड L आइसोमर्स बन रहे हैं, RS
करंट नोटिफिकेशन है, आप लोगों के लिए डी एंड एल ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा क्या कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है दैट शुड बी डिसॉल्व इन 155 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू कॉज अ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाई 1.15 K. Assume that ascorbic acid does not dissociate or associate in the solution. और यहाँ पर KF दिया हुआ है, यानी कि आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का मास पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर KF की वैल्यू आपको दी हुई है। हमें पता होता है व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आपको गिवन है, हेयर इज द गिवन। और आपको डेल्टा F इजिकल टू आई KF इंटू एम होता है। मोलरिटी, एम क्या है मोलरिटी, KF इज द एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड आई वॉट ऑफ फैक्टर। यहाँ पर डेल्टा TF आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सब। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि डेल्टा F नॉट गिवन ना, यस। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन, तो हम I की वैल्यू क्या लेंगे 1 ले लेंगे। और 3.9 हेयर इज द KF की वैल्यू दे रखी है। और मोलरिटी इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये जो दे रखा 176 इज द सॉल्वेंट का आपको दे दिया है मॉलिक्यूलर मास इनटू सॉल्यूट एंड 0.155 इज द एसिटिक एसिड्स का मास हो गया, क्योंकि ये ग्राम में दे रखा था तो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। आप 1000 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपको जो डेल्टा TF गिवन था, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 8.044 ग्राम। दिस इज योर आंसर। So if you have any doubt, you just text me. Now next question. This question is from the chapter D and F block elements. Cu2 positive salts are paramagnetic while Cu1 salts are diamagnetic. Cu2 plus salts are paramagnetic while Cu plus 1 salts are diamagnetic. Cu is the exception. इसका atomic number 29 होता है and electronic configuration is D3D10 4s1. तो ये एक एक्सेप्शन होता है, जब इसमें से 1 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तो D10 फुल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक होता है। अगर ये 9 Cu2 प्लस की कंडीशन में होता है तो D से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिससे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है और ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है नीचे में। तो आप रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो लाइक दिस, बिकॉज Cu2 पॉजिटिव कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जबकि Cu प्लस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये क्या होता है डायमैग्नेटिक होता है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट ये 1 मार्क्स का था बेटा बस। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर, Mn2 प्लस कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस कंपाउंड्स। इसका रीजन होता है, देखिए Mn2 प्लस की कंडीशन में 3d5 होता है, जबकि Fe2 प्लस की कंडीशन में 3d6 होता है। तो यहाँ पर जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यहाँ Mn2 प्लस के केस में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जबकि D3D6 के केस में हाफ फील्ड ऑर्बिटल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एंटी अपोजिट स्पिन में आ रहा है, यानी कि अपोजिट स्पिन में आ रहा है, तो उसकी वजह से ये क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन 3d6। ठीक है, 3d अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है Fe3 प्लस। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रेजेंटेशन दिया गया है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, गिव केमिकल इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। तो ये यहाँ पे जब इथाइल क्लोराइड को आप एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हो तो अल्कोहल प्लस KCl बनता है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, 11th क्लास से ही आप लोग इस रिएक्शन को स्टडी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोबेंजीन ऑन is treated with ammonia at 573 Kelvin at higher pressure। तो जब आप क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हो तो एनिलीन बनती है प्लस HCl गैस निकल जाती है। मेजर प्रोडक्ट विल बी द एनिलीन। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल और एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिमेंबर टेम्परेचर इज हाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत आसान था बच्चे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज अगेन डिवाइडेड इन 1 मार्क्स 2 मार्क्स। स्टेट द रीजन एल्काइल अमीन is soluble in water whereas aryl amines। तो इसका सिंपल सा रीजन है, द amines the compounds which have tendency to form intermolecular hydrogen bonds can dissolve in water or soluble in water। so ethyl amine वाटर में soluble होती है because it undergoes
इट हैव टेंडेंसी और पोटेंशियल टू मेक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि एराइल अमीन्स जो होती हैं दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनके अंदर बेंजीन होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। हाइड्रोफोबिक मीन्स जो कि वाटर से दूर भागता है, इसीलिए एराइल अमीन्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर। ये भी A1 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेकंड, मिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अमीन जो होती हैं स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं बिकॉज दीज कंटेन्स मिथाइल अल्कोहल के कंपेरेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है उसके वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन ऑक्सीजन, और मिथाइल अमीन जो होती है इजीली डोनेट करती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एंड और आसानी से क्या बनाती है, प्रोटॉन देती है, लोन पेयर देके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है और प्रोटोनियम दिस NH3+ बना देती है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, फिर से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया है और ये भी न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको कॉपर और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, एक गैल्वेनिक सेल दे रखी है, सेल में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो आपको यहाँ पर अलग अलग कंसंट्रेशन गिवन है, तो आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड से, ई कैथोड माइनस ई एनोड से ई नॉट सेल निकाल देंगे। ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ पे हमने ये निकाला हुआ है, ठीक है। और फॉर्मूला होता है, ये नर्स इक्वेशन से न्यूमेरिकल है, 0.059/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड वाला प्रोडक्ट मैंने रिडक्शन रिड्यूसिंग पार्ट अपॉन Ag, यानी कि सिल्वर वाला पार्ट। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो दोनों की कंसंट्रेशन को, क्योंकि सिल्वर जो होगा आयोनाइज होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे 2 से हमने स्क्वायर ले लिया है। सॉल्व करके आपको आंसर आएगा ई सेल का 0.371 वोल्ट। न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, आंसर में कोई मिस्टेक है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम डी एंड ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट ISC बोर्ड का। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार आते हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की, आपको कंप्लीट द रिएक्शन, 2 रिएक्शंस आएंगी KMnO4 और K2Cr2O7 से। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन दी हुई है एसिडिक मीडियम में, Ki ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन देता है, बाकी प्रोडक्ट सब सेम रहेंगे। KMnO4 जब H2SO4 और Ki से रिएक्शन करता है तो बाई प्रोडक्ट MnSO4 K2SO4 बनते हैं, बल्कि मेन जो होता है हमारा आयोडीन, यानी Ki को रिड्यूस करता है KMnO4 किसमें, I2 में, ऑक्सीडेशन ऑफ Ki इंटू I2। सेकेंड K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज करता है H2S को सल्फर में, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S इंटू सल्फर। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन आपको इस टाइप की आएगी। अब आपका है यहाँ पे हमें एक जो क्वेश्चन मिलता है वो चॉइस बेस मिलता है, इंटरनल चॉइस बेस मिलता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, हाउ विल यू ऑब्टेन बाई द केमिकल रिएक्शन इथेनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू टू डू, दो स्टूडेंट आई टॉट, सो यू डू दिस रिएक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन को देखते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, जब हम मैथेनॉल की रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट से तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। मैथेनॉल का कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड भी होता है। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आता है हाउ विल यू ऑब्टेन इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, तब भी आप यही रिएक्शन यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपको डाइथाइल ईथर फ्रॉम द सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पर जब सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन आप करते हैं इथाइल ब्रोमीन के साथ तो डाइथाइल ईथर बनता है और बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें मल्टी स्टेप रिएक्शंस आती हैं। तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला C2H6 है, ऑन हीटिंग ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 गिव्स न्यूट्रल कंपाउंड जिसका फॉर्मूला C4H10O है। कंपाउंड B ऑन ट्रीटमेंट विद PCl5 प्रोडक्ट देता है, सिक्वेंटली KCN से रिएक्ट करता है और ये नाइट्रोजन का कोई C3H5N यानी कि साइनाइड वगैरह देता है। जब डी को हाइड्रोलाइसिस कराते, इन सबका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो डी को, तो हमें ये मिलता है लाइक। तो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड हमने गैस किया था ये एथेनॉल है। अगर एथेनॉल को आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट कराते हो तो आपको ईथर मिलता है, और ईथर का PCl5 से रिएक्शन करने पर आपको इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3 मिलता है, और CH3CH2Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन KCN से कराते हो तो साइनाइड मिलता है, और इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें एसिटिक यानी कि प्रोपेनोइक एसिड मिलता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इट आस्क्ड मैनी टाइम्स। ओके, अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है क्या है, इथेनॉल को H2SO4 से कराएंगे तो ईथर बनेगा। टेम्परेचर इज हाई, ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंडीशंस बेस्ड है, अगर टेम्परेचर लो होता है तो कंडीशन डिफरेंट होती है। अगर PC5 के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। हेलो एल्केन का हम KCN से कराते हैं, कार्बन बढ़ा के हम उसको हाइड्रोलाइज कराते हैं CN को, तो एसिटिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन हो गया तो ये मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट अगेन न्यूमेरिकल आपको मिल रहा है, ये न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा आपको समझना है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको गिवन है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है आपको। हाउ मच ग्लूकोज इन ग्राम्स शुड बी यूज्ड फॉर लीटर, यानी कि आपको वॉल्यूम भी गिवन है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इंट्रावीनस इंजेक्शन सो दैट इट इज आइसोटोनिक विद ब्लड। मॉलिकुलर मास आपको ग्लूकोज का दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो पाई इज इक्वल टू होता है ICRT फॉर्मूला, तो पाई की वैल्यू आपको गिवन है, और C होता है m/m/1, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, और ये आपकी R की वैल्यू हो गई और T की वैल्यू आपको गिवन है। सॉल्व करके मोलरिटी निकाल देंगे जो कि मॉलिकुलर मास निकाल देंगे जो कि 58.3 ग्राम आया है। अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अगेन ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ए यानी कि हम डायरेक्ट ले लेते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बेंजोइक एसिड है जिसकी PCl5 से रिएक्शन के साथ हीट कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है बेंजाइल क्लोराइड। इस बेंजाइल क्लोराइड की हम PDBSO4 यानी कि रोजनमुंड रिएक्शन है अगर हम कहें तो इसको, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है और इसका बेंजोइन कंडेंसेशन कराते हैं एल्कोहलिक KCN के साथ, तो हमें क्या मिलता है, बेंजोइन मिलता है। यानी कि इसके अंदर 2 नेम रिएक्शन तो प्रॉपरली आ गई हैं बेटा। एक आपकी हो गई रोजनमुंड रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन है आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कितना इजी, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज को समझना, ABCD आपको मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आपको लेना ही चाहिए। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द D एंड F ब्लॉक। गिव रीजंस हैं। LaOH होल थ्राइस लैंथेनॉइड से दिया है। ट्राईहाइड्रोक्सी लैंथेनॉइड इज मोर स्टेबल मोर बेसिक देन ल्यूटेशियम ट्राईहाइड्रोक्साइड। तो इसका रीज़न होता है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स जो होती है वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते हुए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। इसीलिए लैंथेनाइड ट्राईहाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक, इसीलिए ल्यूटेशियम सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पे आपको रीज़न भी दिया हुआ है कि द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड LaOH होल थ्राइस की ज़्यादा होती है LaOH होल थ्राइस से ड्यू टू लैंथेनॉइड कंडक्शन, क्योंकि साइज ऑफ Mn3 आयंस डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनाइड टू ल्यूटेशियम। और अगर साइज जिससे कि कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो ये भी एक 1 मार्क्स की क्वेश्चन है बेटा। गिव रीजंस, इसके लिए आपको थियोरेटिकल आंसर देना है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड फंक्शन एज ए कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। और इसका एक रीज़न होता है क्योंकि इनकी 2 पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स जो होती हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, तो दे हैव मोर सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो आसानी से वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 3 अब हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सेक्शन B तक कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस और यू कैन आस्क बाय थ्रू कमेंट्स, ठीक है। नाउ सेक्शन C, इसमें आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। ईच पार्ट विल बी ऑफ 3 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होगा, कोई एक्स्ट्रा चॉइस नहीं होगी, सिर्फ इंटरनल चॉइस मिलेगी, वो भी सिर्फ एक क्वेश्चन में ही मिलती है।